दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या मोदी शाह की जोड़ी इस बार भी अपने तरीके से फैसला लेगी या फिर संगठन में पुराने चेहरों की वापसी की कोई आहट है? वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे इन दिनों क्या रणनीति बना रही है? सियासत के इन तमाम बड़े सवालों पर आज हम करेंगे खुलासा। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शीतल पी सिंह जी। शीतल जी नमस्कार। नमस्कार। शीतल जी, सबसे पहले आज का हमारा मुद्दा यह है कि जो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्या इस बात का संकेत है कि संघ और मोदी शाह के बीच सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, ये लग रहा है कि पहले संघ इनको जैसे ही भी ये जो करते रहे हैं वो करने दे रहा था, लेकिन जब इनकी 240 सीटें आ गई तो फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा हस्तक्षेप बढ़ाया है। और चूंकि संगठन, उसका अपना कहना है कि संगठन हमने बनाए थे, हम ही चलाते हैं, संगठन हमारे हाथ में ही रहे और सरकार आप चलाते हैं, आप लोग चलाइए सरकार, उसमें हमारी जो मदद चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए वो हम कर देते हैं और हम संगठन में अपना दखल चाहते हैं। और ये दावा उन्होंने अपना मजबूती से रखा है। इस बार नड्डा साहब के बाद वाले मामले में ये इसलिए स्थितियां आप कह सकते हैं टल रही हैं कि संघ हस्तक्षेप कर रहा है। जो भी प्रस्ताव इनके जा रहे हैं, नड्डा साहब तक उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, अब वो कर रहा है। अभी जो मेरी जानकारी में, जो अगर आप कहे तो मैं बता दूं थोड़ा सा और। नहीं, डिटेल में बताइएगा। जी जी। तो मेरी जानकारी में ये है कि अभी तो फिलहाल राजनाथ सिंह जी का नाम गया था, लेकिन उन्होंने खुद बयान बाहर दे दिया और ये मतलब यहाँ से गया था सरकार की ओर से, जो हमारे इस समय शीर्ष पे लोग हैं, शाह जी और मोदी जी, उनकी ओर से, जिसको वहां राजनाथ जी खुद उसके लिए विलिंग नहीं थे और वहां भी इसको नहीं ठीक समझा गया। लेकिन उसके पहले जो नाम गया था, जिसके बाद राजनाथ सिंह जी का नाम आया, वो जो मेरे पास जानकारी है वो था भूपति राजू श्रीनिवास निवास वर्मा जी का, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। इनके नाम पर कुछ दिन विचार चला, लेकिन फिर संघ इस पर तैयार नहीं हुआ और उसके जो उसकी समझ है इनके संगठन के बारे में, उसके हिसाब से उसने अपने कुछ तर्क रखे और कुछ प्रश्न पूछे जिनके उस तरह से उत्तर नहीं मिले। इसके साथ एक बात और चल रही है, अब ये सूचना अपुष्ट ही है, क्योंकि बीजेपी की जो वर्तमान कार्य प्रणाली है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं बहुत जिम्मेदार ढंग से नहीं आ पाती और कई बार हम देखते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि वो मीडिया उनके साथ है और वो है, उनके पास भी गलत सूचनाएं रहती हैं और वो कई बार खंडित होती हैं जब फैसले आते हैं। तो वो, लेकिन ये सूचना है कि कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में और पार्टी के अध्यक्ष के बारे में लगातार विचार हो रहा है। यहाँ सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आरएसएस को जाता है उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों के भी नाम आते हैं और आरएसएस की ओर से एक प्रश्नावली आती है कि अगर आप इनको ए को रिप्लेस करके लाना चाहते हैं बी को, या क्यों, तो आप बताएं कि ए का समायोजन कहाँ होगा, क्या उस समायोजन से कोई नई समस्या तो नहीं पैदा होगी, और आप जिन बी को ला रहे हैं उनके लाने से क्या लाभ होगा, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। तो ये सब सवाल पहले दो दौर में आरएसएस की ओर से उस तरह से दबाव डाल के नहीं पूछे गए जैसे अब पूछे जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे वरिष्ठ लोग जो है संगठन में, हम लोगों के सोर्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल लोग ही होते हैं, मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं और पुराने लोग हैं जो पार्टी में हैं, जिनका ऊपर नीचे आना जाना है, संघ के लोग हैं कुछ जो मीडिया वगैरह से थोड़ा बहुत दोस्ती रखते हैं, यही सब सोर्स होते हैं। इन सब सोर्सेस से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आ रही है और इसी रस्साकशी में नड्डा साहब का कार्यकाल बार बार बढ़ता जा रहा है और पार्टी का अध्यक्ष तय कर पाने की बात, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुस्तान में पिछले 3 चुनावों से लगातार केंद्रीय सत्ता में प्रमुख भूमिका निभा रही पार्टी नहीं कर पा रही है, जिसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से आप कहें कि इस तरह का संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन भी है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और जिसके पास बहुत तरह के दूसरे आनुषंगिक संगठन है, जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी है। जी तो शीतल जी, इस तरीके से तो ये माना जाए कि अभी जो मोदी शाह हैं उनके ऊपर जो संघ है अभी वो हावी है।
नहीं, संगठन के मामले में अब वो ढील नहीं दे रहा है। अपने मंत्रिपरिषद में मोदी जी क्या करते हैं, अपनी सरकार में मोदी जी जो फैसले लेते हैं, उसमें वो वीटो नहीं लगा रहा है। विदेश नीति क्या हो, देश नीति क्या हो, उसमें वो जो ये कर लेते हैं उसको वो भी संभालता है, जहां जहां सार्वजनिक तौर पर उसकी जरूरत है। लेकिन जहां तक संगठन का सवाल है, इसमें अब वो उस तरह से इनको खुला हाथ नहीं दे रहा है जैसा पिछले 10 सालों में उसने दिया था। ये तो नजर आता है। ठीक है शीतल जी, ये भी चर्चा हो रही है आजकल कि जो बीजेपी के पुराने लीडर हैं, तो उनकी जो पुरानी लॉबी है वो एक्टिव हो गई है और संगठन में वापसी की तैयारी कर रही है। कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, एकदम पुराने लोग तो अब इन लोगों ने उनको तो प्रचलन से बाहर कर दिया है। ठीक बात। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये बार बार आता है कि उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, या उनको ये नापसंद करते हैं, इसलिए उन बेचारों को खुद लाइन लगाया हुआ है। बार बार इसमें एक ही नाम बहुत आता है, जोशी जी का, जो गुजरात में थे एक जमाने में, बाद में एक सीडी कांड की वजह से उनका पराभव हुआ और उसके बाद वो लगातार आप कह सकते हैं कि उनके बारे में चर्चा होती है कि उनको ये लोग नापसंद करते हैं और इसलिए उनको आने नहीं दे रहे हैं संगठन में किसी स्तर पर। लेकिन फिर यही बात होती है कि ये बात पुष्ट नहीं हो पा रही कहीं से, अपुष्ट तौर पर बहुत तरह से आती रहती है। अब जब कोई फेरबदल का फैसला हो और तब समझ में आए कि सचमुच में उनके बारे में भी विचार हुआ है कि नहीं हुआ है, और तो बाकी जो बहुत पुराने लोग थे वो सब अब लगभग उनको रिटायर मान लिया गया है। वो तो है ही, ठीक बात है। शीतल जी, इसके अंदर एक चीज और बताइएगा कि क्या ये अफवाह माने इसको, या हम इसको चर्चा माने कि पार्टी के अंदर कोई गुट है जो एक्टिव है और वो जो है मोदी और शाह इनकी जो पकड़ है उसको कमजोर करने पे लगा हुआ है? ये एक अफवाह है या देखिए, चर्चा है? इसमें कोई तथ्य नहीं मिलता अभी तक, लेकिन अब ये जरूर हुआ है इस चुनाव के, इस लोकसभा चुनाव के बाद, कि अब पार्टी में थोड़ी बहुत लोग बात करने लगे। वरना पिछले 2 दौर में तो चूंकि एक तरह से ये कमाल ही हुआ था, 89 के चुनाव के साथ ही इस देश में वो परंपरा बन गई थी कि कोई भी बहुमत में अकेले नहीं आता था। मोदी जी पहले हैं जिन्होंने उस परंपरा को अपने नेतृत्व में तोड़ा, और वो आए, बहुमत लेके आए, बीजेपी का बहुमत लेके आए, और उन्होंने फिर प्रधानमंत्रित्व एक तरह से कहे कि हासिल कर लिया अपनी सामर्थ्य पर। दूसरे चुनाव में उन्होंने उसको दोहराया ही नहीं, उससे आगे बढ़ा दिया। इसलिए तीसरे चुनाव में यह संभावना बनी कि वो कहीं सचमुच 400 पार न कर जाए, जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन चूंकि वैसा नहीं हुआ, तो न होने की वजह से निश्चित तौर पर इस तरह की परिस्थिति आई जिसमें लोग अब ये सब बातें करने लगे कि, सॉरी मेरा कोई फोन ऑन है शायद, तो इस तरह की बात करने लगे कि आवाज हाँ, कोई बात। तो इस तरह की बात लोग अब करने लगे हैं कि इनका भी विकल्प हो सकता है या होना चाहिए, और उसमें दूसरे लोगों के भी का होनी चाहिए। ये बात तो करने लगे, लेकिन इससे आगे की मुझे कोई शंका नहीं लगती कि वो इतने आगे की बात कर रहे हो। अच्छा, जो कुछ इस तरह की इंडिविजुअल बातें कर रहे हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पीछे मुझे कोई दिखाई नहीं देता। यानी ऐसा हमें 20 MP चले आए होते, या उनसे मिलने जाने वालों में पार्टी के बड़े पदाधिकारी होते, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये बात अगर कहीं है भी तो बहुत स्पष्ट नहीं हो रही कहीं से। शीतल जी, अगर जैसा भी इससे पहले जी भी आपसे सवाल उठा था कि जो पुराने जी लोग हैं, जो ज्यादा महेश जी, पुराने हैं, उनको हाँ साइडलाइन कर दिया है। लेकिन जो फिर भी अगर कुछ पुराने लोग हैं, अगर वो आते हैं संगठन के अंदर, फिर जी से सक्रिय होते हैं, तो क्या ये भाजपा में एक संतुलन मानेंगे हम इसको, या मानेंगे कि मोदी और शाह के लिए फिर एक चुनौती खड़ी हो जाएगी? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये लगेगा कि फिर आरएसएस अब सचमुच में हस्तक्षेप आगे की सीमा तक कर रहा है, और वो विकल्पों पे भी ऐसा हुआ। आपने सवाल किया कि अगर कुछ पुराने लोगों को या कुछ ऐसे लोगों को जिनको आज बाहर किया हुआ है, वो संगठन में या सरकार में किसी भूमिका में आते हैं और उनको स्वीकार किया जाता है मोदी शाह द्वारा, तब तो ये बिल्कुल लगेगा कि अब ये चीज इससे भी आगे जाएगी और इसके परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आएगी। वरना अभी तो ऐसा ही लगता है
कि देश भर का संगठन, देश भर की लोकल कार्य प्रणाली, देश भर में एजेंसियों वगैरह का इस्तेमाल, लोगों की नियुक्ति, इन सब चीजों में अमित शाह जी का दफ्तर एक्टिव मिलता है या वो खुद मिलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामले, नीतिगत मामले और व्यक्तिगत पर्सनालिटी का जो प्रचार प्रसार है, उसके लिए मोदी जी सामने हमारे होते हैं। तो अभी ये दो भूमिकाएं हमारे सामने होती है और ये माना जाता है कि हर चीज जो है वो इसी परिधि में परिक्रमा कर रही है। और खासकर उत्तर प्रदेश को लेके कई बार बातचीत हुई है योगी जी को लेके, तो उसमें जो है बार बार ये बात आती है कि अमित शाह जी का जो ऑफिस है उसमें और योगी जी में तालमेल नहीं है, और बल्कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी है। ऐसा कुछ मामलों में नजर भी आता है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरी बार है कि एक कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं सरकार। वो कार्यवाहक इसलिए है कि उनके मामले को अप्रूव करना सेंटर को करना होता है, एक ही पार्टी की सरकार है और ये गुंजाइश उनको नहीं लगती राज्य में जो मुखिया है योगी जी कि अगर ये नाम वहां भेजें तो उसको वहां स्वीकार कर लिया जाएगा, इसलिए वो उसको इस तरह से काम चला रहे हैं। ये कोई अच्छी स्थिति तो नहीं है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसके पास लगातार केंद्र में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार ऐतिहासिक तौर पर बहुमत मिला है, और जिसका एक मतलब सबसे बड़े राज्य में अगर उसकी ये स्थिति है कि अफसरों की तैनाती के मामलों में केंद्र और राज्य में ही तालमेल नहीं है, एक ही पार्टी के शासन में डबल इंजन और तमाम बातों के बाद, तो निश्चित तौर पर चीजें ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं समस्या है। और उन समस्याओं को राजनीतिक रूप से या सांगठनिक रूप से हल करने में जो लोग भी वहां हैं, जहां भी जिनको फैसला करना है, वो फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, इतना तो सच है जी। शीतल जी, बात करते हैं हम वसुंधरा राजे जी की, जो कि राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहती हैं। आजकल आपका उनका क्या विचार है उनके बारे में कि क्या वो किनारे पे बैठी हैं या पर्दे के पीछे से कोई अपनी एक रणनीति तय कर रही हैं, या भविष्य को हम देखें तो कहीं कुछ उन्हें कुछ बड़ा पद कहीं कुछ आपको मिलता दिख रहा है क्या संगठन में? मुझे लगता है कि उनको कोई न कोई पद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धैर्य पूर्वक अपनी इस परिस्थिति का बिना कोई लोग उनके बारे में बहुत खबरें हम ही लोगों ने सब लोगों ने बातचीत की है, लेकिन उन्होंने कोई विद्रोही स्वरूप उस तरह से नहीं दिखाया। वो जब उन्होंने मंच पे बैठी थी और मुख्यमंत्री का चयन होना था, पर्ची हाथ में आई थी, उस पर्ची को भी देख के उन्होंने कुछ नहीं बोला था और मुख्यमंत्री का जो भी नाम था उसे सर माथे पे ले लिया था। हालांकि उनके 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 व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व को ये मेल नहीं खाता जैसा उनके व्यक्तित्व रहा है, और लोग उनके बारे में जो भी वहां के हमारे दोस्त लोग, आपके दोस्त लोग, पत्रकार लोग थे, उनका सबका ये आकलन था कि वो विद्रोह करेंगी, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, माना गया कि उनका अपमान किया गया है जी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अगर उन्होंने बर्दाश्त किया है तो मुझे लगता है कि संगठन उनको समायोजित कराएगा, क्योंकि अब जो परिस्थितियां बदली हैं तीसरी बार की पारी में मोदी जी की, उसमें मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इन चीजों में परिवर्तन होगा। आपके सवाल में जो चीज छुपी हुई है उससे मैं सहमत हूं। शीतल जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अगर संघ की सहमति से अध्यक्ष का चुनाव जो है, अध्यक्ष की नियुक्ति या चयन जो है वो नहीं हो पाता, तो क्या उसका भाजपा संगठन पे कोई असर या दुष्प्रभाव पड़ेगा, या मोदी शाह गाड़ी को खींच के ले जाएंगे? नहीं नहीं, अब की मुझे नहीं लगता कि संघ के बिना हो बन जाएगा अध्यक्ष। अब की जो बनेगा वो संघ की सहमति से ही बनेगा। संघ ने एक चीज स्पष्ट कर दी है, और ये स्पष्टता जो है दिल्ली को मान्य है, वो ये कि संगठन हमारा है, संगठन में हम फैसला करेंगे, आपकी राय लेंगे, राय दूसरों की भी लेते हैं, आप राय दीजिए। तो राय के तौर पर ये नाम आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो मेरी जानकारी है, दो हो सकता है और लोगों की दूसरी जानकारी हो, मेरी जानकारी में ये दो नाम थे। उनके अलावा अब ये ग्रुप क्या प्रपोज करता है जिसको संघ स्वीकार कर ले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संघ इस बार ऐसा नहीं होने देगा कि जो भी उस जगह पर आए उसके बारे में संघ की सहमति न हो, ऐसा नहीं होगा। शीतल जी, एक आखिरी सवाल सिर्फ ये कि क्या मोदी शाही
इस गाड़ी को आगे खींचेंगे, अध्यक्ष पद का चुनाव में पूरी भूमिका निभाएंगे, या पूरी तरह से जो संघ है वो सर्वोपरि रहेगा, या दोनों तरफ की भागीदारी रहेगी? आपको क्या लगता है फाइनल? नहीं, दोनों तरफ की भागीदारी रहेगी। अभी देखिए, इसके बावजूद कि वो अकेले बहुमत में पार्टी को नहीं ला पाए, लेकिन सरकार बड़ी स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। सरकार प्रेम से चल रही है, सरकार प्रेम से चलेगी, कोई संकट नहीं है। तो इस तरह ताकत का केंद्र मोदी जी जो थे वो हैं और रहेंगे। हालांकि संघ हमेशा ये बात करता है कि वो व्यक्ति की जगह सामूहिक पद्धति में विश्वास करता है, लेकिन अमल में बहुत सी जगहों पर वो एडजस्ट करके चलता है। इसलिए भी जो उसका ब्रॉडर गोल है वो गोल तो अचीव हो रहा है। संस्कृति के मामलों में और शिक्षा के मामलों में पूरी तरह से संघ की पकड़ है। विश्वविद्यालयों वगैरह में जो भी फैसले हो रहे हैं उनमें सब संघ की चल रही है। पाठ्यक्रम और अन्य चीजों में जो संघ समझता सोचता है विचारधारा के तौर पर वही हो रहा है। 370 हो या अन्य मामले जो संघ बहुत जमाने से जिनका अपने सब चीजों में उल्लेख करता रहा है, उनमें सब में वही फैसले हुए हैं जो चाहता है। तो संघ के अनुकूल तो ये सब है ही है, लेकिन इस अनुकूलता को नियंत्रण में भी रखना ये संघ जरूर चाहेगा, और जो लोग सत्ता में हैं वो चाहेंगे कि वो नियंत्रण इतना न हो कि उनको प्रभावित करे, उनके फैसलों को प्रभावित करे। इस तरह का एक संतुलन वो इतने दिनों से 11 साल से प्रेम से चला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी चलाते रहेंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। शीतल जी, इससे हटके भी एक बात करेंगे कि ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, और आज भी हमने देखा कि एक जो है शोरूम है उसके ऊपर शीशे पे पत्थर मारे गए, पूरी भीड़ जमा थी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, जहां पर मराठी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और किसी ने एक पोस्ट कर दिया था ट्विटर पे कि जिसने कहा कि नहीं मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तो आज उसका जो शोरूम है, हालांकि बाहर पुलिस खड़ी है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस उल्टा हंसकर लोगों को पीछे धकेल रही है और आज वहां पे पत्थर चले। तो ये जो भाषा का मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में, सभी देश एक हैं, कोई देश विदेश नहीं है, कोई भारत पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश नहीं है, एक ही देश के अंदर हम बैठे हैं, और अलग अलग राज्य होने पे क्या इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है और जिसके द्वारा बनाया जा रहा है, और जो पार्टियां वो भी मराठी की बात करती हैं लेकिन वो मोदी शाह से जुड़ी हुई हैं, वो मोदी शाह तो हिंदी की बात कर रहे हैं, शाह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को अपने पे शर्म आएगी। तो ये इस प्रकार कुल मिलाकर जो अगर महाराष्ट्र की बात करें मराठी भाषा को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ हम एक गणराज्य है जिसमें बहुत सारे भाषाई और जो हमारी विविधताएं हैं बहुत सारी, उनका सम्मान करते हुए हम एक केंद्रीय पूल बनाते हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, आरएसएस की कुछ नीतियों में यह समस्या है कि जिन चीजों से उन्होंने सोचा कि यह समस्या का हल है, वो समस्या का हल नहीं, वो समस्या का जनक है। बहुत से मामलों में उनके निष्कर्ष ऐसे हैं। भाषा का मामला भी ऐसा है, जैसा वो उनका नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये जो उनका नारा है ये बहुत सी जगहों में बूमरैंग करता है। पूरे दक्षिण में करता है और महाराष्ट्र में भी करता है, बंगाल में भी करता है, और जगह कर सकता है। ये एक इशू है जिसको बहुत सेंसिटिविटी से एड्रेस किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री और संख्या की दृष्टि से पहली है, वो बंबई में है, और किसी को कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ा रेवेन्यू पूल उससे आता है, और हिंदी सिनेमा की वजह से हिंदी जितनी फैली है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, हिंदी सिनेमा की वजह से आप रूस जाइए तो वहां वो राज कपूर का गाना गाते हुए आपको रूसी मिल जाएंगे जिनको एक अक्षर हिंदी नहीं आता, कहेंगे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो अमिताभ बच्चन को चाहने वाले तमाम देशों में हम लोगों को हमेशा मिलते हैं जो हमारी भाषा और उससे नहीं जानते। शाहरुख खान के प्रशंसक सारी दुनिया में फैले हुए हैं, अरब देशों में, सब जगह, अफगानिस्तान में शाहरुख की हिंदी फिल्में देखी जाती हैं। तो देखिए, ये होता है कि हिंदी को हिंदी वहां हमला नहीं कर रही है कि आपको हमें पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ोगे तो सस्पेंड कर देंगे, दूसरी भाषा बनाओ, ये करो वो करो। जब हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमको लोग सुन रहे हैं, हमको गा रहे हैं, हमारी ओर आ रहे हैं, और वो दक्षिण भारत में भी है, सब जगह है, हिंदी सिनेमा सब जगह है।
लेकिन जब हम सरकार के तौर पे एक जिद करते हैं कि नहीं आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तो उनको लगता है कि लीजिए हमारा 2 भाषाएं हम पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा और अंग्रेजी बाहर निकलने के लिए, अब ये तीसरी भाषा ला रहे हैं और ये खुद एक ही भाषा पे है, हिंदी पे ही, ये अंग्रेजी पे भी नहीं है, पिछड़े हुए भी हैं, टैक्स भी कम देते हैं, गरीब भी हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको सिखा रहे हैं, तो रिएक्शन हो जाता है। महाराष्ट्र हमें सबसे ज्यादा टैक्स देता है और महाराष्ट्र में उनका एक लैंग्वेज की भावना है, बहुत से लोगों में। आंध्रा में अपनी तेलुगु के लिए है, हालांकि वहां खूब हिंदी बोलने वाले मिलते हैं। पूरा शहर हैदराबाद मतलब हिंदुस्तानी बोलता है, हिंदी उर्दू मिली हुई। तो लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हिंदी पढ़नी पड़ेगी तो झगड़ा हो जाएगा। तो ये सोचने समझने की बात होती है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसलिए यहाँ जिद नहीं करके अपने प्रोसेस में होने दीजिए। हिंदी अपने आप 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी में वो स्वीकृत भाषा हो ही जानी है। एक्चुअली तो वो नहीं जानी है, लेकिन चूंकि हम उसको लेके जिद करने लगे हैं, तो आपकी अपनी महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया। सिर्फ वो लोग नहीं जो तोड़ रहे हैं उन्होंने मना किया, उसका दबाव है राजनीतिक, इसलिए फडणवीस साहब ने भी उसको लागू करने से मना कर दिया। जिसको तमिलनाडु ने मना किया, जिसको कर्नाटक ने मना किया, जिसको आंध्रा ने मना किया, जिसको केरल मना करेगा या कोई भी करेगा। तो ये सब कुछ जरा सा चीजें हैं जो जरूरी, जो सेंसिटिव चीजें हैं, जिनको समझना सोचना पड़ेगा ही। लेकिन अब कई बार राजनीति में जिद करने से लोग या टेस्ट भी करते हैं, हो सकता है वाटर टेस्ट कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है उनको सबक मिल गया होगा और ऐसी चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देनी चाहिए। चलिए शीतल जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आपसे फिर दोबारा जल्दी मुलाकात करेंगे। चलिए, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।